अपन आज बात करेंगे पेडी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? देखिए पेडी क्या होती है, आपको 3 वर्डों के अंदर बताऊंगा, पेडी और राइस। पेडी को तो बोलते हैं बेटा धान, क्या बोलते हैं? और एक इसी को कहा जाता है चावल, क्या कहा जाता है बेटा? आप ये मान के चलो इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स आता है। एक क्वेश्चन आपको जेट में देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको आईसीआर के अंदर देखने को मिलेगा। सुपरवाइजर का भी ये फिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि एशिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर पूछे कि कौन सी खाद्यान्न फसल पैदा होती है तो चावल पैदा होता है एशिया के अंदर। और विश्व के अंदर पूछे कि सबसे ज्यादा विश्व में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है तो फिर उस जगह आंसर आएगा गेहूं। और राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों में पूछे तो बाजरा। ये 3 पॉइंटों पर बात करें। एशिया क्या है? एक महाद्वीप है बेटा। क्या है? महाद्वीप। अब जैसे आपसे पूछे कि सर चावल के बारे में इसलिए पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन क्योंकि भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। और भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल भी कौन सी है? चावल। ये आपको ध्यान रखना। अब आपको यहां से बेसिक चीजें हैं कि आपको सबसे पहले तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है। आपको पहला पॉइंट तो याद रखना है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो आपको याद रखना क्या नाम है बेटा? ओराइजा सटाइवा। क्या नाम है? ओराइजा सटाइवा। याद रखना क्या नाम है? ओराइजा सटाइवा। पहला पॉइंट तो ये याद रखना, ओराइजा सटाइवा इसका वानस्पतिक नाम है। क्या नाम है? ओराइजा सटाइवा इसका वानस्पतिक नाम है। क्लियर हो गया? अब आपको याद रखना है कि कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि ये कौन सा राइस का वानस्पतिक नाम है? एशियन राइस का। कौन सा राइस का? एशियन। तो यहां अपने लिख सकते हैं एशियन राइस। कौन सा राइस बेटा? एशियन चावल। एशियन चावल का वानस्पतिक नाम है। यह सामान्य वानस्पतिक नाम भी यही है, सामान्य चावल का भी। पर कई बार हो जाता है कि गलती अपने से भी हो जाती है। दूसरी बात करें, दूसरा नाम है ओराइजा। याद रखना कौन सा बेटा? ओराइजा ग्लोबेरिमा। ग्लोबेरिमा। ग्लोबेरेमा। ये कौन से चावल का है? तो याद रखिए अफ्रीकन चावल का वानस्पतिक नाम है। कौन से? अफ्रीकन। अफ्रीकन चावल का वानस्पतिक नाम है। यह भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ लिया कि वहां पूछ रहा है अफ्रीकन चावल का वानस्पतिक नाम क्या है, तो ओराइजा ग्लोबेरिमा। यह भी आपको याद रखना, बेसिक चीज है बिल्कुल। दूसरी बात करें अपन क्लियर कि सर ये कौन से परिवार का सदस्य है, कुल कौन से हमें आता है, तो आपको याद रखना पोएसी। कौन सा है? पोएसी। और पोएसी का दूसरा नाम क्या है? ग्रेमनी। क्या नाम है बेटा? ग्रेमनी। और ग्रेमनी का दूसरा नाम क्या है? घास परिवार। क्या नाम है? घास परिवार। यह भी याद रखना बेटा। आपसे पूछे कि सर इसकी बात हो चुकी है क्लियर कट, इसका कुल पूछे कौन सा? पोएसी, ग्रेमनी, घास परिवार। क्लियर है? इसके बाद में बात करेंगे बेटा इसका उत्पत्ति स्थान। जैसे फसल होता है तो उसका एक जन्म स्थान भी होता है या उद्भव स्थान। ये 3 एक चीज आपको बता देता हूं एक ही होती है। एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होरिजन फ्लैश या नेटिव फ्लैश। ये आपको याद रखना है। ये कौन सा हो जाएगा बताइए? तो आपको याद रखना है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया भी लिख सकता है। या अपन को याद रखना है इसी को कहते हैं भारत वर्मा। क्या कहते हैं? भारत है वर्मा। और इसी को कहा जाएगा इंडो वर्मा। क्या कहा जाएगा? इंडो वर्मा। अपनी किताबों में भारत वर्मा लिखा होता है, इंडो वर्मा भी लिखा होता है। तो आपको ये दोनों पे घबराने वाली आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लिखिए, इसको नोट आउट करिए जल्दी से। अब एक और बात करूं मैं आपसे, देखिए इसमें आपसे पूछे कि सर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखिए गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी है। देखिए गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर कितने होंगे? 24। कितने होगी? तो आपको याद रखना 2n बराबर होगी 24। कितने होगी? 24। याद रखिए इसी को क्या कहा जाता है? डिप्लॉइड। क्या कहा जाता है? डिप्लॉइड। और n बराबर कितने होंगे? आपसे n बराबर पूछे तो कितने हो जाएंगे? 12। ये भी याद रखना। दूसरी बात करो मैं आपसे, भाई इनमें पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको यह भी याद रखना है पुंकेसरों की संख्या।
पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है बेटा इसके अंदर? आपसे चावल के अंदर पूछे पुंकेसर कितने होते हैं संख्या में, तो आपको याद रखना कितने होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6। बाकी खाद्यान्न फसल में 3 होते हैं, ये चावल के अंदर ही 6 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछे कि इसका फल प्रकार कौन सा है, फल का प्रकार पूछ लें, फल का प्रकार कौन सा है, तो आपने याद रखना बेटा फल का प्रकार पूछे तो कौन सा है? कैरियोप्सिस। कौन सा है? कैरियोप्सिस। कौन सा है? कैरियोप्सिस इसका फल का प्रकार है। फल का प्रकार पूछे तो कौन सा है? कैरियोप्सिस। ये भी आपने नोट आउट करना। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि सर अंकुरण प्रकार कौन सा है, अंकुरण का प्रकार पूछे, अंकुरण का प्रकार, तो आपसे पूछ ले बेटा अंकुरण का प्रकार कौन सा है, तो आपको याद रखना हाइपोजियल। कौन सा है बेटा? हाइपोजियल। कौन सा है? हाइपोजियल है। हाइपोजियल को क्या कहते हैं? अधोभूमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अधोभूमिक कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। क्लियर है? इसे आपसे पूछ ले कि तने का प्रकार कौन सा है, तने या तने का प्रकार पूछे तो कौन सा है बेटा, तो आपको याद रखिए कलम। कौन सा है? कलम। यह आपको याद रखना है, इसको नोट आउट करो जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले तो अपन को एक ध्यान रखने योग्य बात है, इसका वनस्पति नाम पूछे तो क्या नाम है? ओराइजा सटाइवा। क्या नाम है? आपसे पूछा है कि छिलके, देखो छिलका रहित को तो क्या कहेंगे? छिलका सहित को तो क्या कहेंगे? छिलका सहित दाल और छिलका रहित चावल, दोनों में डिफरेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। एक को बोलते हैं पेडी, एक को बोलते हैं राइस, ये भी आपको आना चाहिए। इसको आप जल्दी से नोट आउट कर लो पूरे को। लिख लिया आप सभी ने? कुछ लिख रहे हैं वो भी लिखो, एक और लिख लो, यहां लिख देता हूं। ERS से बांसवाड़ा द्वारा, ERS यानी एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन बांसवाड़ा द्वारा विकसित है, विकसित है किस्म कौन सी है? माही, आगे सुगंधा, माही सुगंधा। ध्यान रखना ERS बांसवाड़ा द्वारा विकसित किस्म है। ERS का मतलब होता है एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, ये आपको याद रखना है। एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन बांसवाड़ा द्वारा विकसित किस्म। लिख लिया सभी ने? लिखो जल्दी जल्दी, थोड़ी स्पीड रखो। राकेश कहाँ है? गोपाल कहाँ है? कब आएगा? कौन कौन है घर में? तो तेरी वजह से हुआ है ये सब, तू ही लेके गया इनको सबको, तो नहीं जाता, नहीं जाते कोई भी, फिर इनका मन बहक गया, चलो अपने भी चलते हैं। लिख लिया सभी ने? आ रहा हूं, एक पेज और लिखवा के जब देखिए इसके बाद में लिखिए अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष कौन सा था भाई? अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष, अच्छा सोचो 2004 या 5 या 2007? हाँ 2004 है कि 2007 है? हाँ
कौन सा था? सोचो आप अच्छे से, देख के बताओ देन, अगर आपको याद है तो। इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। इसके बाद में लिखिए पुष्प क्रमांक। ओपन पेनिकल, ओपन है पेनिकल, या इसको पेनिकल भी बोल देते हैं। याद रखना, स्वपरागण फसल है। कैसी फसल है? स्वपरागण फसल है। स्वपरागण फसल को क्या कहते हैं बेटा? आपको याद रखना, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। सेल्फ यानी खुद से होता है, पोलिनेटेड, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछेगी इनकी पृथक्करण दूरी, पृथक्करण दूरी, पृथक्करण दूरी को बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। अब ये आपसे पूछेगी आधार बीज की कितने रखते हैं? आधार बीज, कौन सा बीज? आधार बीज का आइसोलेशन डिस्टेंस अलग होता है, इसका तो लिखना 3 मीटर। और दूसरा अनुपात के अंदर लिखना प्रमाणित बीज। कौन सा बीज बेटा? प्रमाणित बीज। और प्रमाणित बीज के ऊपर टैग कौन सा लगा होता है? नीला। कौन सा लगा होता है? नीला। और आधार बीज को कौन सा लगा होता है? सफेद। और ये लिख लेना 2004। इसके अलावा लिखिए ये शॉर्ट डे प्लांट है, एसडीपी पादप। कौन सा पादप है? एसडीपी पादप है, शॉर्ट डे, शॉर्ट डे प्लांट। कौन सा प्लांट है बेटा? शॉर्ट डे प्लांट। इसी को कहा जाता है लघु दिवसीय पादप। कौन सा कहते हैं बेटा? लघु दिवसीय, लघु दिवसीय पादप। क्या कहा जाता है इसी को? लघु दिवसीय पादप कहा जाता है। यह भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको लिखना है यहाँ पे एक पॉइंट और पे, ये C3 पौधा है। कौन सा पौधा है बेटा? C3 पौधा है। कैसा पौधा है ये? तो C3 पौधा है। आजा आजा, इतने अंदर आ ही चुका तो फिर तेरे को रोक के क्या करें। आपसे पूछा है कि प्रोटीन कंटेंट कितना होता है इसके अंदर। देखिए प्रोटीन होता है 6 से 7। कितना परसेंट? 6 से 7% प्रोटीन होता है। और खाद्यान्न फसलों में सबसे कम। लिखिए खाद्यान्न, खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में सबसे कम, खाद्यान्न फसलों में सबसे कम। आपसे पूछेगी चावल की एक किस्म है साबरमती, उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। वो अपन बाद में बात करेंगे जब किस्में लिखवाएंगे वहां पे। आपसे पूछे चावल की जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन को किस नाम से जानते हैं? तो प्रोटीन का नाम पूछे तो क्या नाम है भाई? प्रोटीन का नाम। तो आपने याद रखना प्रोटीन का नाम, प्रोटीन क्या नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए ओराइजिन। ओराइजिन प्रोटीन है कि जीन है? बताओ। हाँ, प्रोटीन। आपसे पूछेगी सर चावल की जीन का क्या नाम है? तो आपने लिखना डीजी, डीजी वो जीन। याद रखना डीजी वो जीन। आज से पूछे सर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना होता है चावल के अंदर? तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितना परसेंट होता है? तो आपको याद रखना 79% कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है इसके अंदर। देखिए पूरे को नोट आउट कर दीजिए। आपसे पूछे कि सर वसा कितने होते हैं? वसा की मात्रा, तो यहाँ पे लिखवा रहा हूं वसा। तो वसा लिखना 2.5%। कितनी होती है? 2.5% इसमें वसा होती है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? लिखिए धान के खेत से निकलने, निकलने वाली गैस, धान के खेत से निकलने वाली गैस, उसका नाम है मीथेन गैस। क्या नाम है? मीथेन, मीथेन गैस। और मीथेन गैस का दूसरा नाम क्या है? मार्स गैस। और मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? सोएपन गैस। कौन सी गैस? तो याद रखिए सोएपन आपने देखा होगा, भैंस वाले सोएपन गैस, ये सिटी के गंदे नाले और भैंस का गोबर होता है उसके अंदर भी यही गैस निकलती है। और इसी केमिस्ट्री फॉर्मूला के अंदर CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लीजिए पूरा पूरा।
सारी चीजें याद होनी चाहिए, पर ध्यान रख लेना। अब देखिए, अब मेरी बात सुनिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस पूछे तो कौन सा है? यहाँ देखिए, आपको मैं एक बार शुरू से बता देता हूं। आपसे पूछे चावल, ये आपको पता है चौथी क्रॉप चल रही है अपनी चावल। चावल को बोलते हैं पेडी। अब आपको ध्यान रखना, पेडी का आपसे पूछे कि पेडी का संबंध किससे है? पेडी का संबंध गन्ने से भी है। गन्ने को अपन काटते हैं, काटने के बाद दोबारा फूटती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रूटिंग बोलते हैं, रेटूनिंग। क्या बोलते हैं? रेटूनिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? रेटूनिंग। कोई भी फसल को अपन काटी, काटने के बाद दोबारा फूटी, उसको क्या कहेंगे? रेटूनिंग। रेटूनिंग को शुद्ध हिंदी के अंदर क्या कहा जाता है? पेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडी। अब आपको याद रखना है, इसका सबसे पहले तो वानस्पतिक नाम क्या है? क्या नाम है कि आपसे पूछ ले कि सबसे पहला पॉइंट आ जाए कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो ओराइजा सटाइवा। ओराइजा तो क्या हो गया बेटा? आपसे पूछे ओराइजा क्या है? वंश। ओराइजा तो क्या हो गया? वंश। और ये क्या हो गया? सटाइवा क्या हो गई? इसकी जाति। क्या हो गई? जाति। ये आपने बताया होगा कैरोलस लिनियस के अनुसार ऐसे ही वर्गीकरण किया हुआ है। तो आपसे पूछे कि सबसे पहले वंश लिखा जाता है, लास्ट में क्या लिखा जाती? जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है। सबसे बड़ी इकाई क्या है? जगत। क्या है? जगत। तो उसी प्रकार से अपन को याद रखना कि जैसे चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। क्या नाम है? ओराइजा सटाइवा। अब ये पूछे कि सर कौन से चावल का वानस्पतिक नाम है, तो एशियन चावल का। कौन से चावल का? एशियन चावल का। आपसे पूछ ले कि सर इसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि दूसरा दो नाम लिखवाया मैंने, ओराइजा ग्लोबेरेमा। ओराइजा ग्लोबेरेमा, ये कौन से चावल का वानस्पतिक नाम है? अफ्रीकन चावल। कौन सा चावल? अफ्रीकन चावल। आपसे पूछे सर परिवार कौन सा आता है इसका? पोएसी। पोएसी के अलावा ग्रेमनी। ग्रेमनी के अलावा दास परिवार। इसका उत्पत्ति स्थान बोलो या उद्भव स्थान बोलो तो ये कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशिया। अपने 12वीं क्लास में पढ़ते थे भारत वर्मा, और इसको भारत को इंग्लिश में क्या कहता है? इंडो वर्मा। तने का प्रकार पूछे तो कौन सा होगा? कलम। कौन सा होगा बेटा? कलम। अंकुरण का प्रकार पूछे तो कौन सा होगा? हाइपोजियल। कौन सा होगा? और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अधोभूमिक। आपसे पूछे कि सर इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24। और आपसे पूछे n बराबर कितने होंगे? 12। आधा हो जाएगा। और आपसे पूछे ERS बांसवाड़ा द्वारा विकसित किस्म कौन सी है? माई सुगंधा। कौन सी है? माई सुगंधा। आपसे पूछे इसका फल प्रकार कौन सा होता है चावल का? कैरियोप्सिस। कौन सा है? कैरियोप्सिस। आपसे पूछे इनमें पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? इसके बाद हम बात करें कि सर अंतरराष्ट्रीय चावल है वर्ष कौन सा था? तो 2004। कौन सा था? 2004। आपसे पूछे कि इसका इनफ्लोरेसेंस यानी पेनिकल को क्या कहा जाए, या आपको पूछे पुष्प क्रमांक को क्या कहते हैं? ओपन पेनिकल। क्या कहते हैं? ओपन पेनिकल। आपने देखिए अब ऐसे ये पौधा होता है इस टाइप से, ये पौधा सीधे ऐसे जाता है, फिर लास्ट में ऐसे डाउन हो जाता है, और यहाँ पे चावल के ऐसे करके चावल से आने लग जाते हैं। जो चीज नीचे की ओर झुकती है, जो चीज नीचे की ओर झुकती है उसका पुष्प क्रमांक पूछे तो कौन सा होगा? पेनिकल। कौन सा होगा? पेनिकल। जैसे फॉर एग्जांपल आम होता है, आम पेड़ के ऊपर लगते हैं, आम नीचे लटकते हैं, ऊपर नहीं कि भाई आम ऊपर लटक रहे हो लट्टू की तरह ऐसे दिख रहा हो। कभी आपको आम के अंदर जैसे आम का ये एक शाखा है, आम ऐसे करके नीचे की ओर लटकते हैं, इस टाइप से लटकते हैं, नहीं लटकते? तो आपको याद रखना उस प्रकार का कोई भी पुष्प क्रमांक पूछे तो वो कौन सा होगा? पेनिकल। आप ऐसे मत सोच लेना कि आम साहब ऐसे करके ऊपर खड़ा है ऐसे शाखा के ऊपर, ऐसा कभी नहीं होगा, ये आपको याद रखना। इसका आपसे पूछे कौन सी फसल है? ये स्वपरागण फसल। कैसी फसल है? स्वपरागण। ये क्वेश्चन जेट एग्जाम 2021 के अंदर पूछा हुआ है। आपसे पूछे इनकी पृथक्करण दूरी। आप पृथक्करण दूरी क्या होती है पहले आपका दिमाग में आनी चाहिए। दो किस्मों के मध्य की दूरी, दो वेराइटी है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं पृथक्करण दूरी। अब जैसे बीज अपन को बीजों को कितने भागों में बांट रखा है, वैसे मुख्य रूप से 5 भागों में। कितने भागों में? 5। पहला कौन सा है? मूल केंद्रक बीज। कौन सा है? मूल केंद्रक। मूल केंद्रक के बाद में आधार। आधार के बाद में प्रमाणित, फिर प्रजनक। फिर प्रजनक खा जाएगा भाई, आपने उल्टा सुल्टा तो करवा दिया। सबसे पहले कौन सा बनाया था?
सबसे पहले बताइए, मैंने एक दिन आपको ट्रिक भी बताई थी मैंने, मूल केंद्रक या न्यूक्लियस सीड, फिर उसके बाद में प्रजनक, प्रजनक के बाद में आधार, आधार से कितने बीज निकाले? 2 बीज, एक तो प्रमाणित और एक पंजीकृत, बताया था आपको मैंने। देखिए इधर ऐसे प्रकार से बताया था मैंने, एन बी, और इसके बाद में एफ, इसके बाद में रेस्टेंट, और एक है सर्टिफाइड। ये बस इससे पूरे बीज क्लियर हो गया। याद रखना, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, न्यूक्लियस सीड को क्या कहते हैं? मूल केंद्रक बीज। कौन सा कहते हैं? मूल केंद्रक बीज। कौन सा कहते हैं बेटा? मूल केंद्रक बीज। समझाने के लिए लिख रहा हूं, लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इससे कौन सा बीज कहते हैं? प्रजनक। कौन सा बीज कहते हैं बेटा? प्रजनक। और इससे कौन सा कहेंगे? आधार बीज। आधार बीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाउंडेशन सीड। क्या कहते हैं? फाउंडेशन सीड। रेस्टेंट का मतलब क्या होता है? रेस्टेंट को क्या कहते हैं? प्रमाणित या पंजीकृत? आप सुनिए, रेस्टेंट को क्या कहते हैं? पंजीकृत या प्रमाणित? पंजीकृत। याद रखिए कौन सा है? पंजीकृत। ये भारत में होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। इसके बाद में कौन सा? सर्टिफाइड। सर्टिफाइड को क्या कहते हैं? प्रमाणित। क्या कहते हैं बेटा? प्रमाणित। ये बीजों के प्रकार थे। आपसे पूछे इस पर टैग कौन सा होता है? इस पर टैग नहीं होता है। इसके ऊपर टैग कौन सा लगा होता है? सुनहरा पीला। इस पे कौन सा लगा होता है? सफेद। और इसके ऊपर बैंगनी। कौन सा लगा होता है? बैंगनी। और इसके ऊपर नीला। या अपने किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है? प्रमाणित। अपने भारत में कौन सा बीज नहीं बनता है? पंजीकृत बीज नहीं बनता है। अपने भारत में एक तो मूल केंद्रक, प्रजनक, आधार और प्रमाणित। याद रखना। याद करने की सबसे आसान तरीका बताया मैंने। जैसे अपने कोई नेशनल ब्यूरो लिखते हैं, जैसे नेशनल ब्यूरो। अब इसके अलावा आपसे पूछे एजीआर पूछे तो कहाँ है? एजीआर का पूछे तो कहाँ है? करनाल के अंदर। और अगर यही है नेशनल ब्यूरो है, पीजीआर पूछ ले तो पीजीआर का कहाँ है? नई दिल्ली। और आपसे पूछ ले कि साहब एनबी एफजीआर कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर। और एक और बताया था नेशनल ब्यूरो 4 ही तो है। नेशनल ब्यूरो मुख्य रूप से 4 है, ऐसे तो 6 है, पर अपन को जो मेन याद रखना है, नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे लैंड यूज प्लानिंग, नागपुर महाराष्ट्र। ये आपको ऐसे याद करना। कैसे? एजीआर पूछे तो एजी का मतलब क्या होता है? एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स। ये कहाँ पे है? करनाल हरियाणा। आपसे नेशनल ब्यूरो यानी प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स, प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और फिशरी का कहाँ है? लखनऊ के अंदर। और आपसे सॉइल सर्वे लैंड यूज प्लानिंग कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र। ये तो समझाने का एक तरीका है। जब अपने एक एक करके पढ़ते हैं उस टाइम पे याद करने का सबसे आसान तरीका ये। कैसे याद करना है? ये एनबी तो सबको याद है, नेशनल ब्यूरो ही होगा। एजीआर, इसके अलावा पीजीआर, इसके अलावा एफजीआर, और वो आपको याद रखना है एसएसएलपी, एलपीयू। देखिए आगे देखते हैं। ये तो ऐसे ही समझाया था। इसके बाद में ये पीछे वाले पूरे करवा दिए ना, उधर के प्रोटीन्स यहां तक देख लिया। इसके बाद में आपसे पूछे कि सर ये प्लांट्स कैसा होता है? कौन सा प्लांट होता है? शॉर्ट डे प्लांट। आपको मैंने बोला था कि एक चीज बताई थी, जो खरीफ की फसलें होती है वो सारी की सारी कैसी हैं? शॉर्ट डे प्लांट। तो लिखना खरीफ की खाद्यान्न फसल है। कैसी है? खरीफ की खाद्यान्न फसल है। चावल कैसी है? खरीफ की है कि रबी की? तो याद रखना खरीफ की। किसकी है? खरीफ की खाद्यान्न फसल है। इसके अलावा पूछे कि इसकी पत्ती कैसी होती है? सकड़ी होती है। इसलिए कौन सा पादप है? ये C3 पादप। कैसा पादप है? C3 पादप। प्रोटीन कितना होता है? 6 से 7%। खाद्यान्न फसलों में सबसे कम प्रोटीन किसमें होता है? चावल के अंदर। सबसे ज्यादा किसमें होता है? गेहूं के अंदर। आपसे पूछे कि इसकी प्रोटीन का नाम क्या है? ओराइजिन। क्या नाम है? ओराइजिन। आपसे पूछे इसकी जीन का क्या नाम है? डीजीबू जीन। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 79%। इसमें आपसे पूछे वसा कितनी होती है? 2.5%। आपसे पूछे कि धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? सोपन या मार्स या मीथेन गैस। क्लियर है यहां तक? अब देखिए इसके बाद में आगे लिखिए। लिखिए इंटरनेशनल, इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल है राइस रिसर्च, इंटरनेशनल राइस रिसर्च है इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये रख दे, ला दे दे दे, नहीं तो ये पी जाएगी। क्या पता है, चाय बहुत मुश्किल से मिलती है ना, इसलिए तो बोलता है। कहाँ पे है बेटा ये?
फिलीपींस में तो है, फिलीपींस में जगह पूछे तो कौन सी है? मैंने लिखवाया था आपको ये, कौन सी जगह बताओ, मैंने लिखवाया था आपको। हैं? मैं चाय पीता हूँ, आप बताओ। अच्छे से पढ़ो। लिखिए लॉ से बोनोस, लिखिए लॉ से बोनोस मैनिला, मैनिला फिलीपींस, फिलीपींस बना कब था ये? तो आपको याद रखना 1916, 1960 के अंदर। भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय भी कौन कब बना था? 1960 में, उसी टाइम पे ये बना था। इसको हिंदी में लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय, लिखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान। अब इसको बोलेंगे लॉस, बानोस, मैनिला फिलीपींस, मैनिला फिलीपींस है। आपको याद रखना फिलीपींस खुद देश है बेटा, इंडोनेशिया नहीं है। वह इंडोनेशिया अलग देश है। इसकी स्थापना कब हुई? 1960 के अंदर। यह भी आपको विशेष तौर पर याद होना चाहिए। एक और है इंटरनेशनल राइस रिसर्च है इंस्टीट्यूट है, साउथ एशियन रीजनल सेंटर, साउथ एशियन रीजनल सेंटर बना रखा, कहां पे बना रखा बेटा? हाँ, रीजनल सेंटर। इसका ये अपने याद रखिए, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल है, देखिए बेटा इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल है राइस है रिसर्च, इंटरनेशनल राइस रिसर्च है इंस्टीट्यूट। याद रखना साउथ एशियन, साउथ एशियन, साउथ एशियन है रीजनल, रीजनल है सेंटर। कहां पे है ये बेटा? वाराणसी। और ये कब बना था? तो आपने याद रखना यूपी 2 में है, 2018 के अंदर बना था। कब बना था? 2018 के अंदर। इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, लिखिए बेटा अंतर्राष्ट्रीय चावल है अनुसंधान, चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिणी, याद रखिए दक्षिणी, दक्षिण एशियन, दक्षिण एशियन है रीजनल, रीजनल है, रीजनल है केंद्र। ये बना 2018 के अंदर। स्थापना पूछे तो 2018 में हुई है, ये भी ध्यान रखना। हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया।
आपको याद रखना है ये दो सेंटर हैं, जो एक तो भारत के अंदर है और दूसरा कहाँ है, फिलीपींस के अंदर है। ये शोर शराबा किसके लिए हंस रहे हो? अलार्म लगा रखा था, यही अलार्म लगा रखा था। सही है सही है। स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है। देखिए इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप जैसे एग्जामिनर क्या करता है, अगर एग्जामिनर को ढंग का बैठ गया और उसने ये नहीं लिखा मैनिला फिलीपींस और ये लिख दिया, तो आपको याद रखना है ये कई बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने स्पेशली आपको लिखवाया है। फिर आप जैसे बोलेंगे साहब क्वेश्चन ही गलत था, जिन्होंने मैनिला फिलीपींस पढ़ रखा वो तो यही सोचेगा कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ही गलत दे रखे थे। फिर आप जैसे गूगल से अच्छे से रिसर्च करोगे और आपने पूछा कि जैसे पूछेगा, तो फिर आपके दिमाग खराब हो गया यार गलत हो गया, इसलिए मैंने आपको स्पेशली लिखवाया। बुक में तो मैनिला फिलीपींस लिख देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिखते हैं बुक में, अभी तक ये क्वेश्चन भी नहीं छपा। लिख लिया आप सभी ने? आपसे पूछा इंटरनेशनल का रीजनल सेंटर भारत में कहाँ पे है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो याद रखिए कौन सी जगह है, जगह का नाम क्या है, लॉस बोनोस। याद रखें मैनिला फिलीपींस, इतना तो याद रहेगा। सभी ने लिख लिया? अरविंद कहाँ रहे? अच्छा, इसके बाद में देखिए CRRI, देखिए इसका नाम चेंज कर दिया उन्होंने 2015 के अंदर, वो भी लिखवाऊंगा। पहले किस नाम से जानते थे, अब किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रल है, सेंट्रल राइस है रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां पे है, कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा के अंदर है। ये आपको याद रखना कब बना था, 1946 के अंदर। अब इन्होंने क्या किया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो आप पढ़ते आ रहे हो, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो याद रखिए कटक उड़ीसा, कटक है उड़ीसा। 2000 याद रखना 1946। देखिए अब याद रखिए इसका नाम चेंज कर दिया इन्होंने, तो अब इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया, नाम चेंज कब किया वो भी लिखवा देता हूं, सन 2015 में। नाम चेंज कब हुआ था, 2015 में। जैसे आपने नाम सुना होगा आईसीआर, आईसीआर को नाम चेंज हुआ, पहले इंपेरियल था, इंपेरियल को हटाया फिर भारती किया। आपने नाम सुना होगा ना, इंपेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर 1947 के आसपास उसका नाम चेंज करके क्या रखा, भारतीय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसी प्रकार से अपन को समझना है कि इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया, तो अब इन्होंने कर दिया आई 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 डबल आर आई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा इंडियन, याद रखिए इंडियन राइस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नहीं अब ये राइस नहीं रहा, इसका नाम रखा है उन्होंने NRRI। इसको बोलते हैं नेशनल, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां पे है, तो आपने याद रखना कटक उड़ीसा। देखिए सेंट्रल को हटा के क्या कर दिया इन्होंने, नेशनल बना दिया इसको। स्थापना सेम रहेगी। नेशनल को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय, क्या कहेंगे, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान।
कहाँ पे है ये? कटक उड़ीसा। कटक है उड़ीसा के अंदर है। अब याद रहेगा। पहले जो नेशनल है क्या है याद रखना। इसके बाद में एन आर, इसके अलावा लिखिए आई, आर आर आई। ये कहां पे है बताइए? ये है इंडियन, इंडियन राइस रिसर्च, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे है बेटा ये? हाँ, ये हैदराबाद में है। कहां पे है बेटा? हैदराबाद। हैदराबाद कहां पे है? तो याद रखिए तेलंगाना, तेलंगाना। इसी को क्या कहते हैं? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। भारतीय चावल है, चावल है अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। छापो इसको भी। यहां और लिख रहा हूं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट। ये याद रखना, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट। ये कहां पे है बेटा? ये भी हैदराबाद के अंदर है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट। इसका ऑन राइस। ये कहां पे है आपसे पूछे तो आपने लिखना बेटा हैदराबाद में। कहां पे है? हैदराबाद में। कब बना था? 1965 में। ये भी छाप दो। इसका पूरा नाम पूछ ले तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन राइस, चावल सुधारक, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय चावल सुधारक केंद्र। बहुत डीपली पढ़ा दिया, पर आपको याद करना है छोटे छोटे पॉइंट। याद हो जाएगा? हाँ, पढ़ोगे तो होगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो रिसर्च थे वो पूरे हो गए, चावल के इतने ही काफी है। ऑल इंडिया, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन राइस, अखिल भारतीय चावल सुधारक केंद्र। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, पर लिख लो आप, अखिल भारतीय चावल सुधारक। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन राइस कहां पे है? हैदराबाद। कब बना था? 1965 के अंदर। चावल के संस्थान थे पूरे करवा दी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वापिस रिपीट करवा के दिखा दू, बताओ। देखिए, पहला ही पहला अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे है? मैनीला फिलीपींस। जगह पूछे तो कौन सी है? लॉस मोनास। याद रखें कहां पे? मैनीला फिलीपींस। कब बना? 1960। और अपने भारत के अंदर इसका एक रीजनल सेंटर बना रखा, वो कहां पे है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। कब बना? 2018 के अंदर। इसके बाद में देखिए, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे? कटक उड़ीसा के अंदर। कब बना था? 1946 के अंदर। इसका नाम चेंज किया 2015 में, क्या रख दिया इसको? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ये भी कटक उड़ीसा के अंदर ही। और आपसे पूछ ले इसके बाद में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। और आपसे पूछ ले ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च चावल का पूछे तो कहां पे है? वह भी हैदराबाद के अंदर। ये 1965, ये भी 1965। छाप दो। ज्यादा से ज्यादा पढ़ना इस चावल को। ऐसे याद करने का तरीका मैं बता देता हूं, आपको लिख के याद करना पड़ेगा। ये चीजें किसी को याद नहीं होने वाली। आप इसको एक दिन का एक याद करना, 5 दिन के अंदर 5 याद हो जाएंगे। एक दिन का एक तो याद कर सकते हैं ना, बस। तो एक दिन का एक याद करना, संतोषी माता। एक डेली का एक एक करना, फिर एक साथ पूरे को लिखना, याद हो जाएंगे। और पढ़ोगे तो, और नहीं पढ़ोगे तो कहीं नहीं याद होगी। आई बात समझ में? मैं इसलिए डीपली इसलिए लिखवाता हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, आईसीआर के अंदर भी आता है। आपसे पैरा पूछ लिया, पैरा बॉइलिंग क्या होती है वही पता नहीं होगा, पडलिंग क्या होती है वो पता नहीं होगा। यहां से जो क्वेश्चन आते हैं, बुरी शैवाल का प्रयोग कौन सी फसल में करते हैं? किस में करते हैं? धान में।
नीलेरी सवाल, वो आगे आएंगे सारे के सारे छोटे छोटे पॉइंट, जहां से क्वेश्चन आते हैं वहां से ज्यादा लिखवाता हूं मैं। चेस्मोगेमी क्या होता है? लिखिए, निषेचन के बाद फूल खुलते हैं, उसे चेस्मोगेमी कहते हैं। 3 बार तो लिखवा दिया मैंने। चेस्मोगेमी में लिखिए, निषेचन के बाद फूल खिलते हैं उसे कहते हैं चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी क्या होता है? निषेचन के बाद फूल खिलते हैं, निषेचन के बाद फूल खुलते हैं, निषेचन के बाद फूल खुलते हैं उसे चेस्मोगेमी कहते हैं। और एक लिखना क्लेस्टोगेमी। क्लेस्टोगेमी के अंदर लिखिए, निषेचन के बाद भी फूल नहीं खिलते, निषेचन के बाद भी फूल नहीं खिलते हैं उसे कहते हैं क्लेस्टोगेमी। निषेचन के बाद फूल खिलते हैं उसे बोलते हैं चेस्मोगेमी, जो कभी फूल नहीं खिलते हैं उसे बोलते हैं क्लेस्टोगेमी। क्या कहते हैं बेटा? क्लेस्टोगेमी। याद रखना, क्या कहते हैं? क्लेस्टोगेमी। अब आपसे पूछे चावल कैसा है, याद रखिए 100 परागण फसलों में चेस्मोगेमी पाया जाता है। तो याद रखिए 100 परागणी फसलों में क्या पाया जाता है? चेस्मोगेमी। 100 परागणी फसलों में चेस्मोगेमी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चेस्मोगेमी पाया जाता है। 100 परागणी फसलों में क्या कहते हैं? चेस्मोगेमी पाया जाता है। लिख लिया आपने? इसके बाद में आगे देखिए, देखिए आपसे सबसे पहला पॉइंट है प्रेक्षण भार। क्या लिख रहा हूं? प्रेक्षण भार। चावल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो है सामान्य चावल। कौन सा चावल बेटा? सामान्य चावल, यानी नॉर्मल राइस। कौन सा चावल? नॉर्मल चावल। इसका प्रेक्षण भार कितना होता है? 25 ग्राम। कितना होता है? 25 ग्राम। और एक चावल होता है बासमती चावल। कौन सा चावल? बासमती चावल। कौन सा चावल बेटा? बासमती चावल। इसका प्रेक्षण भार कितना होता है? 21 ग्राम। कितना होता है? 21 ग्राम। याद करने का तरीका बता दिया था मैंने। जैसे अपने एबीसीडी में बी कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पे। अब क्या होगी, तो आपने लिखा बी है, यानी बास। आपको याद रखना बी कितने नंबर पर आएगा? 2 नंबर पे। और एबीसीडी के अंदर ये कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पे। ऐसे याद कर लेना। क्लियर है? तो छापो इसको भी। हाल से पूछे प्रेक्षण भार क्या होता है? तो 1000 बीजों की संख्या का वजन। 1000 बीजों की संख्याओं का वजन। किसका वजन बेटा? संख्याओं का भार क्या कहलाता है? प्रेक्षण भार कहलाता है। 1000 बीजों की संख्या को गणेंगे, 1000 बीज उठाएंगे और उनकी संख्या को गणेंगे और उसको तोलेंगे, उसको क्या कहेंगे? प्रेक्षण भार। नहीं समझ में आया? 1000 बीज काउंट करना, फिर उसको तोलना और उसका जो वजन आएगा उसको क्या कहेंगे? प्रेक्षण भार। सामान्य चावल का कितना होता है? 25 ग्राम। और बासमती चावल का कितना होता है? 21 ग्राम। याद करने का तरीका बता दिया कैसे याद करना है। इसके बाद में लिखिए आगे, चावल की चावल की प्रथम किस्म, प्रथम प्रथम संकर किस्म। चावल की प्रथम संकर किस्म, फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ राइस, बताइए कौन सी है? देखिए, सामान्य चावल की तो कौन सी होगी बेटा? सामान्य चावल की कौन सी है? बताइए। सामान्य चावल की कौन सी है? CORH1। कौन सी है? CORH1। कब निकाली गई थी? 1994 में। कब निकाली गई थी? 1994 में। इसी का दूसरा नाम क्या है? MGR1, इसी को कहते हैं। और बासमती चावल की पहली संकरण किस्म कौन सी थी? 3 बार जेठ में आ गया, 2 बार सुपरवाइजर में आ गया। बासमती चावल की कौन सी थी? तो आप पढ़ के आ रहे हो PRH 10। कौन सी है? PRH 10। कब निकाली गई? 2010 में। सब कई बार तो ऐसे पूछ लेता है, पूछा राइस हाइब्रिड 10, ऐसे पूरा नाम से पता लग जाएगा।
और लिखना विश्व की 60% जनसंख्या का भोजन कौन है भाई? तो आपने याद रखना विश्व की 60% जनसंख्या निर्भर है, विश्व की 60% जनसंख्या का भोजन चावल है। 60% जो जनसंख्या है डिपेंड है पूरी तरह से किसके ऊपर? चावल के ऊपर। लिखिए एशिया की 90% जनसंख्या का भोजन वो क्या है? चावल। लिखिए भारत में सर्वाधिक खाई जाने वाली फसल, खाद्यान्न फसल पूछे तो कौन सी है? चावल। लिखिए भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल है, यानी भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन है? चावल। सबसे ज्यादा भारत में खाया जाता है चावल, स्टेबल फूड कहते हैं इसको। इंडिया का सबसे ज्यादा स्टेबल फूड कौन सा है? चावल है। ये आपको याद रखना। चावल में खुशबू आने का कारण बताओ भाई। पास के पड़ोसी के घर में चावल बन रहा है, अपन को पता लग जाता ना। वैसे मान लो कि जैसे पकौड़ी वगैरह बनती तो तेल में फ्राई करने से खुशबू आती? आती ही नहीं आती। जैसे दीपेश पास के घर में अगर जैसे कोई भी तेल की चीज बन रही है, पकौड़िया वगैरह, सर्दी का मौसम चल रहा है तो पता लग जाता ना। फिर आपका विचार भी हो जाता होगा घर वालों को खरीदने से अपने बना लो, होता है ना ऐसा? तो चावल की खुशबू आने का कारण बताओ भाई, क्यों आती है? गलत है कि सही है? खुशबू आने का कारण किसने बोला है? देखिए ये लिख लिया आपने? पहले समझा देता हूं। फ्रैक्शन भाग पूछे सामान्य का कितना है? 21। सामान्य का कितना है? 25। और बासमती का कितना है? 21। आपसे पूछे इसकी पहले संकरण की सामान्य चावल की पूछे तो कौन सी है? CORH1। इसका पूरा नाम है कोयम्बटूर राइस हाइब्रिड 1। कौन सा है? कोयम्बटूर राइस हाइब्रिड 1। CO आ जाए तो आप समझ लेना कहां से निकाली हुई वेरायटी है, कोयम्बटूर से। किसी को दूसरा नाम से किस नाम से जानते हैं? MGR1 के नाम से भी जानते हैं। कब निकाली गई? 1994 के अंदर। आपसे पूछे बासमती चावल का पूछे तो कौन सा है? PRS10। कब निकाली गई? 2010 में। आपसे पूछे विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या चावल पर निर्भर है? 60%। और आपसे पूछे एशिया की कितने परसेंट? 90%। भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। आपको यह भी याद रखना। इसके बाद में देखिए क्या बोल रहा था मैं? खुशबू होने का कारण। लिखिए खुशबू के कारण। खुशबू किसके कारण आती है भाई बताइए? जैसे बोलते हैं टमाटर लाल क्यों होता है, तो वो तो होता था लाइकोपेन। इसमें खुशबू आने का कारण लिखिए, बताओ। लिखिए डाइएसिटाइल 1 प्रोपेनिल। डाई डाइएसिटाइल डाइएसिटाइल 1 प्रोपेनिल। डाइएसिटाइल 1 प्रोपेनिल याद रखना। डाइएसिटाइल 1 प्रोपेनिल के कारण आती है। छापो। आपसे पूछे एक और लाइन है, लिखिए बोरी खाद। कौन सी खाद? बोरी खाद। और बोरी खाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्राउन मैन्योर। इसका आपसे संबंध पूछे तो किससे है? चावल से। एक और लिख रहा हूं, एजोला। एजोला को क्या कहते हैं? एजोला को अलग है, ब्लूबेरी अलग है, एजोला एक ही है क्या अलग है? आपने याद रखना एजोला। और एक लिखना नीली हरी सेवाल। नीली हरित सेवाल, इसी को क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन
एलगी। इसका संबंध पूछे तो किससे है? चावल से। किससे है? चावल से। और बताओ, इसके अलावा आप और बताओ दिमाग लगा के। इसके अलावा आप लिखिए महुआ की खली का प्रयोग। महुआ की खली जानते हो? अखाद्य खली होती है, पशुओं को नहीं खिला सकते हैं। महुआ की खली का प्रयोग। धान की फसल में किया जाता है। फसल में किया जाता है। कौन सी फसल में किया जाता है? चावल की खेती में किया जाता है। छापो ये। लिखिए, एक है पेरा और एक है उतारा। लिखो पेरा। पेरा तो लिखिए, ब्रैकेट में लिखना पेरा। खा के लोग कहते हैं वहां के पश्चिम बंगाल और बिहार में चावल होता है, उसको पेरा बोलते हैं। पश्चिम बंगाल, लिखिए बेटा, पश्चिम बंगाल और बिहार। और दूसरा है, ये बोलते हैं मध्य प्रदेश। जिसे अपने चावल गेहूं की खेती को अपन बोलते हैं ना, कनक की खेती, वो भी याद रखना। चावल से संबंधित है, याद रखना। पेरा, उतेरा, आपने लिखना चावल से संबंधित है। चावल से संबंधित है सब। चावल से संबंधित है। लिख लिया आपको सभी ने? देखिए, चावल में आयरन की के कारण कौन सा रोग होता है? तो लिखिए भूरापन। भूरापन, इसकी अधिकता होगी फेरस की तो भूरापन रोग उत्पन्न हो जाएगा। कौन से रोग? भूरापन, यानी ब्राउनिंग हो जाता है। अगर सर एक और है इधर, इसके मतलब समझ जाना। एक लाइन, दूसरी लाइन लिखिए, चावल में फेरस की कमी से कौन सा रोग होता है? फिर देखो, अधिकता से रोग हो रहा है, कमी से रोग हो रहा है, मतलब बैलेंस रखना है। कमी के कारण कौन सा होगा? सफेद आंख। कौन सा होगा? सफेद आंख। ध्यान रखना, सफेद आंख रोग। सफेद आंख रोग, ये भी ध्यान रखना। और एक और है, चावल में जिंक की कमी के कारण कौन सा होता है? खेरा रोग। कौन सा रोग? खेरा रोग। खोज करने वाला कौन था? वाई एल नैन। कब की थी? 1966 के अंदर। कहां पे हुई थी खोज? याद रखिए, पंतनगर उत्तराखंड। पंतनगर उत्तराखंड के अंदर हुई थी। आपसे पूछें कि वाई एन नैन वो कौन था? वायरोलॉजिस्ट। कौन था? वायरोलॉजिस्ट। ये भी याद रख लेना, लिखवा दिया मैंने कल, तो आप भी लिख लेना। ये वाई एन एन है, वो एक वायरोलॉजिस्ट है। कौन था? वायरोलॉजिस्ट। कौन था बेटा? वायरोलॉजिस्ट था। ये भी आपको याद रखना। लिखिए, चावल में एक और पॉइंट देखिए। चावल में
चावल में H2S हाइड्रोसल्फाइड की विषाक्तता से, मतलब इसका मतलब क्या होता है, अधिकता। कौन सा रोग होता है भाई, टॉक्सिसिटी अगर H2S की ज्यादा होगी हाइड्रोसल्फाइड की, तो कौन सा रोग होगा बताइए। तो लिखिए अकोचिया। कौन सा रोग, अकोची डिजीज, अकोचिया रोग हो जाता है। यह क्वेश्चन 3 बार 2-3 बार आ चुका है, ध्यान रखना विशेष तौर पर। धान की पत्तियों में कौन सा उत्तक पाया जाता है, धान की जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर उत्तक कौन सा पाया जाता है, चावल की पत्तियों में, चावल की पत्तियों में। आपने देखा होगा चावल की पत्तियों को ज्यादातर पशुओं को खिलाने के लिए प्रयोग नहीं लेते हैं, ज्यादातर सामग्रियां जैसे फ्रूट पैकिंग, कांच के सामान, उनके लिए ज्यादा लेते हैं। कौन सा उत्तक होता है भाई, हाथ से पूछ ले तो। अपन फ्रूट्स की पेटी लेके आते हैं, उसमें चावल के वो मिलता है पूरा पूरा भूसा, घास होती ही नहीं होती, उसके अंदर एक उत्तक होता है। कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो लिखिए पेरिन काइमा। कौन सा पाया जाता है, पेरिन काइमा, पेरन पेरन काइमा उत्तक पाया जाता है। आपसे पूछे कि धान के लिए लाभदायक पोषक तत्व कौन सा है चावल में, तो याद रखिए सिलिकॉन लेते हैं काम में, बिल्कुल। तो याद रखिए सिलिकॉन और वेनिडियम, ये लाभदायक पोषक तत्व। कई बार आपको एग्जाम में पूछेगा लाभदायक, लाभदायक लाभदायक पोषक तत्व, सिलिकॉन और वेनिडियम। ध्यान रखना सिलिकॉन और वेनिडियम सबसे ज्यादा लाभदायक है चावल के लिए, सीधा लिखा शॉर्ट एंड सटीक में, सिलिकॉन और वेनेडियम, सिलिकॉन और वेनेडियम। हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली फसलों में चावल भी था। तो आप एक और पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं, उस दिन गेहूं में लिखवा दिया था, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। लिख लिया आप सभी ने, सर्वाधिक जल मांग वाली फसल पूछे तो कौन सी है, गन्ना। गन्ने के बाद में सेकंड नंबर पर कौन है, चावल। कौन है बेटा, चावल। मैं जब भी तो कहता हूँ कि बीच में छुट्टी नहीं आनी चाहिए, छुट्टी आते हैं उस दिन तो आप लेजी हो जाते हैं, मन नहीं लगता ना, एक बार डाइवर्ट हो जाते हैं अपन, रास्ता भटक जाते हैं, तो फिर आपका भी डिस्टर्बेंस रहता है कि अपन पढ़े ना पढ़े, इसलिए छुट्टियां होनी नहीं चाहिए। आप अगर 20 दिन छुट्टी दे देता हूँ गारंटी के साथ, जो पढ़ाया जाओ पूरा भूल जाओगे, ये ऐसा ही है। आप घर जाने के बाद में एक भी बच्चा नहीं पढ़ने वाला। आप रोम में जाने के बाद कितना पढ़े, आप सही से बताओ ईमानदारी से, आप कल कितनी देर पढ़े दीपेश, हाँ? खाना खाया और सोया और वापिस 12 बजे उठे और 12 बजे खाना खाया, फिर वापिस हो गए खाना खा के, किताब खोली थी, ईमानदारी से बता प्रकाश, तेरी मम्मी का सुन, खोली थी तूने एक बार भी नहीं खोली, कितनी देर, 1-2 घंटे, दीपेश तू ना 1-2 घंटे, कहता क्या हूं, जब भी तो कह रहा हूं। आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा, संतोष है ना, तूने बिल्कुल नहीं पढ़ा। आपने सीमा, अभिषेक थे ना, कितनी देर, 3 घंटा, रामबल कितनी देर, 15-20 मिनट है। नीरज तने किताब खोली थी, दिन में भी नहीं खोली, रात में खोलता है जो खोलता है, ठीक है। देखिए चावल अभी बेसिक चल रहा है, हाल तक तो क्लास में गए नहीं, बेसिक चल रहा है, ऊपर से पूरा सरफेस से ले रहे हैं। और रितेश तो कब आया था, शाम को, रात बजे 8 रात मान लग गया कब, लिखिए चावल की
जल मांग, चावल की जल मांग कितनी है भाई? तो आपने याद रखना 900 से 2500 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में पूछे तो कितना हो जाएगा? 90 से 250 सेंटीमीटर। चावल की उपयोग दक्षता कितनी है? चावल की उपयोग दक्षता, वाटर यूज एफिशिएंसी, चावल की उपयोग जल दक्षता, जल दक्षता लिखवाई थी ना, कितनी है बेटा? यही है, सबसे कम इसी की है, ध्यान रखना खाद्यान्न फसलों में। 1 किलो चावल है पैदा करने के लिए 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता पड़ती है। आप ये समझ लो पानी का एक टैंकर, जब जाके 1 किलो चावल पैदा होगा। कोई ऐसे मत सोच लें सर चावल को बॉईल करने के लिए नहीं, कोई के गर्म करके खाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये पैदा होने के लिए बता रहा हूँ। बहुत से बैठे हुए हैं दिमागदारी सर यार, ये एक टैंकर जानते हो ना बड़ा, उससे 1 किलो चावल पैदा होगा, इतना पानी की आवश्यकता होती है। चावल के अंदर पानी भरा रहना चाहिए। दूसरी बात करें चावल की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? 4 से 6। कौन सी प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का। ये किस किस को चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। एक तो चावल और एक लिखना चाय और एक लिखना आप कपास, नहीं कपास नहीं, आलू, सॉरी, ये ध्यान रखना। चावल में एक क्रिया करते हैं, उसका नाम क्या है? पडलिंग। मृदा को क्या करना? लोया युक्त करना। मृदा को लोया युक्त करना ही क्या कहलाता है? पडलिंग कहलाता है। इससे खरपतवार नियंत्रण होता है। दूसरा पानी का क्या होता है? नीचे जाने से, लीचिंग होने से बचाता है, पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता बढ़ाता है। इसके लाभ पूछ ले तो खरपतवार नियंत्रण, क्या नियंत्रण है बेटा? खरपतवार नियंत्रण। दूसरा आपने लिखना डैश करके पोषक तत्वों का निच्छारण को कम करना। छापो जल्दी जल्दी लिखो, बहुत बड़ा चावल तो ये समझ लो कि आज पूरा दिन ही चावल चलेगा। हल्के में ले लिया क्या? अरे रितेश जुकाम लेके आया वहां से घर से, अच्छी बात है। मैं तो सोच रहा हूँ कुछ अच्छा लेके आना चाहिए था, तू तो जुकाम लेके आ गया इधर। अभी मौसम गंदा है, थोड़ा ध्यान रखना विशेष तौर पर। मुंह के अंदर हमेशा अदरक का टुकड़ा रखा करो। नहीं सही बता रहा हूँ, शाम को सोए जब लहसुन। बीमार नहीं पड़ोगे फंगल संगल से, ये सही तो बता रहा हूँ, मेरा क्या है। नहीं तो फिर हॉस्पिटलों की टेबलेट जिंदाबाद है ही, पैरासीटामोल जेब में लेके घूमनी पड़ जाएगी। बीमारियां बहुत है यार, अपने जैसे कहीं से भी बीमारी लगने में टाइम नहीं लगती है, पर जाने में टाइम बहुत लग जाता है। जुकाम लगा लो एक बार,
पूरे फेफड़े एकदम ऐसे लग जाएगा इंजन चल रहा है ठकठका ठकट। एक बार स्टार्ट होने दो। समझ में तो आ रहा है ना आपको? आ रहा है राहुल? हाँ, 1 किलो चावल पैदा करने के लिए कितना लीटर पानी? 5,000 लीटर। चावल की जल मांग पूछे तो कितनी है? 900 से 2500। आपसे पूछे कि सर चावल की उपयोग दक्षता कितनी है? 2.7 केजी मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर। सबसे ज्यादा पूछे तो किसकी है? रागी की, 13.6। सबसे कम चावल की। आपसे पूछे कि चावल की खेती के लिए मृदा का पीएच क्या होना चाहिए? 4 से 6। कैसी प्रकृति का होना चाहिए? अम्लीय प्रकृति। आपसे पूछे पड़लिंग की क्रिया किस में करते हैं? चावल के अंदर। किस में करते हैं? चावल में। इसका मतलब क्या होता है? खरपतवारों को नियंत्रण करना और मृदा को लोहा युक्त करना और मृदा की पोषक तत्वों को नीचे जाने से रोकने के लिए। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बात करेंगे। चावल में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने रूप में लेता है चावल? 2 रूप। एक तो होता है कौन सा? नाइट्रेट। कौन सा है? नाइट्रेट। और एक कौन सा है? अमोनियम। कौन सा है? अमोनियम, NH4। लिखो। मैं तो शॉर्ट एंड सटीक पढ़ाने वाला आदमी हूं। जो आपसे पूछे कि सर इसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन का नुकसान किसमें होता है? लिखवा दिया था मैंने आते। वो तो धान में तो होगा ही, पर फॉर्म में होता है ना अलग अलग। तो आपने याद रखना ना, पहली पहली क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर लिखवा रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ खाद्यान्न फसल। उसको पढ़ लेना एक बार। अब चेन जोन के अंदर कौन सा है इनमें? सब चेन जोन। अब चेन जोन कौन सा है पहले तो बताओ मुझे। दूसरा लिखिए चावल। लिखिए चावल है छिलके का अनुपात। चावल व छिलके का अनुपात। छिलके का अनुपात क्या अनुपात होगा भाई? चावल का अनुपात तो क्या होगा और छिलके का अनुपात क्या होगा? तो लिखिए 2:1। चावल कितने होंगे? तो और छिलका कितना होगा? 1। 2:1। लिखिए चावल में एक और है। चावल में फेलिंग प्रतिशत कितना होता है? यानी छिलका 66% होता है। कितना होता है? 66% होता है। हाँ, याद रखना ये भी 66% होता है। मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं तो। चावल का आटा बनाना क्या कहलाता है? मेलिंग कहलाता है। वो भी लिख लो। चावल का आटा बनाना मेलिंग कहलाता है। मीलिंग कहलाता है। चावल का आटा बनाना क्या कहलाता है? मीलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मीलिंग कहलाता है। चावल का आटा बनाना मीलिंग कहलाता है। इसके बाद में लिखिए, लिख लिया आपने ये सब? इसके बाद में एक और पॉइंट लिखिए। राजस्थान में सर्वाधिक चावल की खेती। राजस्थान में सर्वाधिक है चावल की खेती। चावल की खेती करने वाला जिला कौन सा है भाई? आपने लिखना श्री गंगानगर। सबसे ज्यादा चावल की खेती श्री गंगानगर में की जाती है। श्री गंगानगर। और सेकंड नंबर पे लिख लेना बांसवाड़ा। देखिए भारत में चावल की खेती का क्षेत्रफल व उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा राज्य है भाई? हाँ ना, उत्तर प्रदेश। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछ ले कि चावल की उत्पादकता करने वाला राज्य पूछे तो कौन सा है? पंजाब। प्रोडक्टिविटी में पंजाब सबसे आगे, ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन आया हुआ अभी। कितना है यहाँ का प्रोडक्टिविटी? 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। आप दो, ये क्वेश्चन मैंने जब
आईसीआर का पेपर दिया था, उसमें आया था ये क्वेश्चन, मेरे को आज भी याद है ये। आपसे पूछा कि विश्व में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में कौन आएगा? चीन। और उत्पादन में भी कौन है? चीन है। अपन सेकंड नंबर पे ध्यान रखना, सेकंड नंबर पे कौन है? भारत। और यहाँ भी भारत। प्रोडक्टिविटी में कौन सा है? उत्पादकता में कौन सा देश है भाई? तो उत्पादकता में भी चीन अभी। छापो जल्दी से। आप देख लो, फल और सब्जियों में चीन है फर्स्ट नंबर पे। लिखिए, कॉपी के ऊपर लिखिए, विश्व में सर्वाधिक फल और सब्जियां उत्पादन करने वाला देश। अपने एक चीज में आगे, दूध में। दूध अपने पास ही है सबसे ज्यादा, भारत वालों के पास। नहीं, मेन मेजर पॉइंट ऑफ, ऐसे तो किसी पे बना दे। विश्व में सर्वाधिक है सब्जियां और फल उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। यह क्वेश्चन आता है इसलिए लिखवा रहा हूं मैं। विश्व में सर्वाधिक है फल और सब्जियों को उत्पादन करने वाला देश, फर्स्ट नंबर पे चीन, सेकंड नंबर पे भारत। विश्व में सबसे ज्यादा गौ गायियां कहाँ पाई जाती है? मवेशियां, ब्राजील में। याद रखना, विश्व में सर्वाधिक मवेशियां पूछे तो कौन सा देश है? ब्राजील, वो भी लिख लो ऊपर। मवेशियों में प्रथम स्थान पे कौन है? ब्राजील। मवेशिया किसको बोलते हैं? गाय को। याद रखना, मवेशियों में पूछे तो किसको बोलते हैं? गाय को बोलते हैं। सबसे ज्यादा मवेशिया ब्राजील में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखो। लिख लिया सब? लिखो नहीं और क्या। मैं तो शॉर्ट एंड सटीक लिखने लग गया अब, बड़ा बड़ा लिखता ही नहीं हूं। क्यों विनोद? लिख लिया सभी ने? प्रोडक्टिविटी लिख लिया, उत्पादकता। देखिए, उत्पादकता और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी अलग अलग है, ध्यान रखना। पैदा करने की क्षमता क्या कहलाएगी? प्रोडक्टिविटी। और जो पैदा हो रहा है उसको कहेंगे उत्पादन। देखिए, इसके बाद में हेडिंग डाली है गोल्डन चावल। कौन सा चावल बेटा? लिखिए, गोल्डन, गोल्डन चावल। गोल्डन चावल को क्या कहेंगे बेटा? गोल्डन है तो उसको क्या कहेंगे? सुनहरा चावल। कौन सा चावल? सुनहरा चावल। गोल्डन चावल और सुनहरा चावल। गोल्डन राइस। आप मुझे बताओ कि गोल्डन चावल के बारे में सबसे पहले इसका जनक कौन था? हा? लिखिए, यंगो पोल्ट्री कस। याद रखना, ये कहां का था? तो ये लिखिए, जापान का था। वहां का, जर्मनी का। जापान या जर्मनी, याद रखिए। इसके जनक पूछे तो ये है। आपसे पूछे गोल्डन चावल बनाने वाला कौन था, तो ये वाला साइंटिस्ट लिख लिया। क्लियर है? इसके बाद में लिखिए, इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है इस चावल के अंदर? विटामिन ए का ने। कौन सी विटामिन? विटामिन ए। विटामिन ए, ध्यान रखना, कौन सी? विटामिन ए। विटामिन का ए का निर्माण कौन से पादप से लिया गया है इसमें? देखिए, का निर्माण, का निर्माण करने वाला पादप। पादप का नाम पूछे तो कौन सा है? तो लिखिए पादप का नाम, लिखिए डेफो डीएल पादप लिया गया है। सबको आपसे पूछा है इसमें विटामिन, बीटा कैरोटीन सर्वाधिक पाई जाती है। विटामिन ए, विटामिन ए का स्रोत, तो याद रखिए कौन सी? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन।
ध्यान रखना कौन सी, बीटा कैरोटीन। आपसे पूछे कि कितनी पाई जाती है विटामिन ए, 37 ppm। कितना, 37 ppm पर पार्ट मिलियन। ध्यान रखना। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आपने लिखना जर्मनी का था। ये नीट के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन। गोल्डन चावल में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन ए पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 37 ppm। इसके बाद में एक और आ गया साइंटिस्ट, उसका नाम और लिख लेना, सुपर चावल। कौन सा चावल बेटा, सुपर चावल। सुपर चावल कौन ने बनाया था, अच्छे से याद कर लो भाई। सुपर चावल जीएस कुश ने, जीएस कुश। लिखिए, इसका आपसे पूछे कि कौन था इसकी परिकल्पना देने वाला, जीएस कुश। ध्यान रखना। सुपर गेहूं का एस नागराजन, कॉपी के ऊपर लिख लेना कि चाहो गेहूं के अंदर छूट गया था। सुपर गेहूं किसने बनाया था, एस नागराजन। कॉपी के ऊपर लिख लेना, सुपर गेहूं बनाने वाला कौन था, एस नागराजन। एस नागराजन। छूट गया था, नहीं लिखवाया, तो याद रखना, कभी कभी याद आ जाता मेरे को, एस नागराजन। एस नागराजन। इसके बाद पूछे कि सर इसमें क्या खास बात है, इसमें जो पौष्टिक तत्व है 25% ज्यादा होते हैं। देखिए, पौष्टिक, पौष्टिक है तत्व, पोषक तत्व, याद रखिए, पौष्टिक है पोषक तत्व 25% अधिक होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्लियर है। इसके बाद में एक और चावल आया, कौन सा चावल, हाइब्रिड चावल। कौन सा, संकर चावल। हाइब्रिड ही बोलेंगे संकर को, या लिख लियो हाइब्रिड, हाइब्रिड चावल। और हाइब्रिड चावल को क्या कहते हैं, संकर चावल। कौन सा चावल कहते हैं बेटा, संकर चावल। इसको बनाया किसने था, आपसे पूछे तो चीन ने बनाया था इसको। किसने बनाया था, चीन ने। कब बनाया था, 1970 में। बनाने वाला कौन था, हाँ, लिखिए युवान लोंगपिंग। कौन था, युवान लोंगपिंग, युवान लोंगपिन। और ये आपने बताओ तो कोरोना काल के अंदर गुजर गया। बनाया कब था, 1970 के अंदर। और कहां पे बनाया था, चीन ने। ध्यान रखना, हाँ। आपसे पूछे कौन सी लाइन से बनाया, कौन सी टेक्निक्स काम में लेती है इसने, सीएमएस टेक्निक। सीएमएस तकनीक का प्रयोग किया था। सीएमएस है तकनीक है, सीएमएस लाइन, सीएमएस लाइन तकनीक, लाइन तकनीक का प्रयोग किया था, या टेक्निक्स का प्रयोग किया था, सीएमएस। आपसे पूछे संसार की प्रथम संकर चावल की किस्म कौन सी, IR8। कौन सी है, वो भी लिखवा रहा हूं, यहां लिख देता हूं। लिखिए, संसार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, वो IR8। कौन सी है बेटा, IR8। इसको विश्व की जादुई चावल की किस्म भी कहते हैं। देखिए, इसे विश्व की जादुई चावल की किस्म भी कहते हैं। कौन है भैया, विश्व की, विश्व की जादुई, जादुई चावल की किस्म भी कहते हैं। ये याद रखना, मैजिक चावल, मैजिक राइस के नाम से जाना जाता है। कौन सा चावल, मैजिक राइस। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ हल्का सा, दिख जाएगा उनको भी यार, जो ऑनलाइन में रहे। एक लाइन और लिखना है, लिखो आप जल्दी से। आपसे पूछ लिया कि सर भारत की जादुई किस्म कौन सी, तो लिखिए, भारत की जादुई
चावल की किस्म। तो आपको याद रखना है, एक लड़की है उसका नाम है जिया, जया याद रखना। वो क्या करती है? जादू करती है। तो ये जादू की किस्म हो गई। और आपके पूछ ले कि भारत की प्रथम संकर चावल की किस्म वन लिखवाई दिया, कौन सी है? लिखवाया ना आपको, CORH1 कब निकाली गई थी? 1994 में, कोयम्बटूर। विश्व की पूछे हाइब्रिड चावल की तो कौन सी है? IR8। कौन सी है? IR8। हो गया? वो घर जाने की उबासियां ले रहा, कोई बड़ा काम करके आया उधर। मतलब पूरा शरीर खुल गया तेरा उधर जाने से ना, बसों में धक्का खाया हुआ। अंद्रेस, क्या निकाल रहा है नीचे से? बैग को नीचे क्यों रख रखा है? टेबल के ऊपर रखे ना। चलो कोई बात नहीं, आगे देखिए। इसके बाद में आगे लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए। ये लिखवाया आपने? देखो अभी तक लिखवाया नहीं लिखवाया? ये क्या होता है? पारा बॉइलिंग। लिखिए, पारा बॉइलिंग में लिखिए, चावल को, लिखिए चावल को भाप से उपचार करना। चावल को, चावल को भाप से उपचार किया जाता है। किया, चावल को भाप से उपचार किया जाता है, यानी उसको गर्म किया जाता है, भाप से उपचार किया जाता है। लिखिए आगे, जिससे एक नष्ट हो जाती, कौन सी? विटामिन ये नष्ट हो जाता है। लिखिए, विटामिन ये नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। विटामिन ये खत्म हो जाती है, मर जाती है। जब मतलब रात के चावल उसको दोबारा से गर्म कर रहे हैं, तो विटामिन ए का नष्ट होना जरूरी है। पर कौन सी विटामिन का निर्माण हो जाता है? तो याद रखें, विटामिन B12, इसका निर्माण हो जाता है, ये बच जाती है। और विटामिन B12 का आपसे पूछेगा तो क्या होता है? कोबाल्ट। याद रखना, कौन सा तत्व का निर्माण हो जाता है? कोबाल्ट का, ध्यान रखना। और आपसे विटामिन B12 का स्रोत पूछ ले तो क्या है भाई? लीवर। क्या है? लीवर। लीवर के अलावा याद रखना ईस्ट। छापो दोनों, ये 2 बार जेठ में आ चुका है। एक और लिखिए, बी सेप्ट है, नाम लिखना, बी सेप्ट है, बी सेप्ट है राइस कल्टीवेशन। बी सेप्ट है राइस कल्टीवेशन। बी सेप्ट यानी बी आकार की चावल की खेती, कल्टीवेशन। ये किसने दिया था? तो लिखिए मत सुषमा, उसका नाम लिखिए मत सुषमा, सुसीमा, 1967। बस इतनी सी लाइन लिखना। बस हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख लो, बी आकार की खेती, चावल की खेती करना। देखिए हिंदी वाले लिख लेना हिंदी में, बी आकार की चावल की खेती करना। यह कंसेप्ट या परिकल्पना किसने दी? ये कंसेप्ट या परिकल्पना किसने दी? उसका नाम क्या है? तो आपने लिखना मत सोसीमा, 1967, याद रखना। लिख लिया हो तो आगे लो। बी आकार की चावल की खेती की परिकल्पना किसने दी? मत सोसीमा, 1967। नहीं लिखा जा रहा? बेस्ट। तो उसके बारे में ज्यादा नहीं लिखूंगा, एक लाइन पूछ ले तो बी सेप्ट की खेती चावल के बारे में परिकल्पना देने वाला कौन था, बस लिख लिया।
इसके बाद में लिखिए, एक नंबर लगाइए, लिखिए ड्रम कल्चर, ड्रम ड्रम हिंदी में लिखूंगा, दोनों लिखना, ड्रम कल्चर इन राइस, ड्रम कल्चर इन राइस। ड्रम कल्चर, लिखिए ड्रम कल्चर तकनीक, ड्रम कल्चर तकनीक, तकनीक चावल में। यह कैसे होता है इसके बारे में लिखिए। इस विधि का आविष्कार, मैं एक लिख रहा हूं, इस विधि का आविष्कार कहां से हुआ? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित है, द्वारा विकसित है। पहला पॉइंट तो ये लिखना। दूसरी बात करें, इस विधि का आविष्कार कहां से हुआ? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित है। इसमें पानी की बचत, इसमें क्या होता है? पानी की तो बचत होती है, पानी की बचत, और कॉमा करके लिखना समय पर, समय पर रोपाई, समय पर रोपाई, समय पर रोपाई करने हेतु उपयुक्त विधि है। आप याद रखना, समय पर रोपाई कर देते हैं और पानी की बचत होती है। समय की बचत, पानी की बचत और समय पर रोपाई। इसके बाद में लिखिए अंकुरित बीजों को काम में लेते हैं। अंकुरित बीज कौन से? उगे हुए बीजों को काम में लेते हैं। अंकुरित बीजों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग, अंकुरित बीजों का प्रयोग किया जाता है। पहले पानी के अंदर बीजों को बजे देते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, उसको काम में लेंगे। अंकुरित बीजों को याद रखना, अंकुरित बीजों को काम में लेते हैं। इसमें बीज दर कितने रखते हैं? 35 से 40 किलो। बीज दर पूछे तो कितना रखेंगे बेटा? 35 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर, 35 से 40 किलो बीज दर रखते हैं। इसके अलावा आपसे पूछे कि सर इसमें कतार से कतार की दूरी क्या रखेंगे? कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की जो दूरी है ना, R इंटू आर, वो रखते हैं कितनी? 20 सेंटीमीटर। कितना रखेंगे बेटा? 20 सेंटीमीटर, R इंटू आर, लाइन टू लाइन का डिस्टेंस। और आपसे पूछे कि देखिए, पहले तो याद रखें, इस विधि का आविष्कार कहां से हुआ? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का, मैनिला फिलीपींस। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना, इस विधि का आविष्कार कहां से हुआ? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मैनिला फिलीपींस के द्वारा। इस विधि के अंदर पानी की बचत होती है, और दूसरी किसकी बचत होती है? समय पर रोपाई कर देते हैं। पानी की बचत और समय पर रोपाई। दूसरी बात करें, इसमें कौन से बीज काम में लिए जाते हैं? अंकुरित बीज। बीज दर क्या रखते हैं? 35 से 40 किलो। कतार से कतार की दूरी कितनी रखते हैं? याद रखना 20 सेंटीमीटर। याद हो गया सब? ये एक आपको याद रखना। एक तो पहले मुख्य पॉइंट है कि समय पर रोपाई की जाती है, और दूसरी किसकी बचत हो रही है? पानी की बचत। याद रखिए। एक पॉइंट और लिख लें, सिंचाई की कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? सिंचाई की विधि का प्रयोग। देखिए, सिंचाई की कौन सी विधि काम में लेते हैं चावल के अंदर? बताओ। फौरा विधि का प्रयोग चावल के अंदर बिल्कुल नहीं कर सकते, ड्रिप इरिगेशन का बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? हाँ, क्यारी विधि का नहीं कर सकते। याद रखना, कौन सी विधि का? या आप इसको बोल सकते हैं एक बाढ़ विधि, बाढ़ विधि का प्रयोग किया जाता है। लिख लो, ये प्रयोग किया जाता है। बाढ़ विधि का प्रयोग किया जाता है।